नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र के एक बेहद अहम और नाटकीय दौर की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल यानी इमरजेंसी की घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे राजनीति विज्ञान की एक किताब के अंश हैं जो उस दौर के घटनाक्रम का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि वो सब क्यों हुआ। हाँ, मतलब एक लोकतंत्र अपने ही नागरिकों के अधिकार छीनने की नौबत तक कैसे पहुंच गया, उस दौरान असल में हुआ क्या, और सबसे जरूरी, भारतीय लोकतंत्र ने इस दौर से क्या सबक सीखे। और इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प, एक शक्तिशाली प्रतीक से होती है। 27 जून 1975, मतलब इमरजेंसी लगने के ठीक बाद। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे कई अखबारों ने अपना संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया था। कुछ भी नहीं लिखा, बस एक खाली जगह। सेंसरशिप के खिलाफ ये खामोश लेकिन बहुत मजबूत विरोध था। वो खाली जगह उस सन्नाटे का प्रतीक थी जो अगले 18 महीनों तक देश पर छाने वाला था। तो चलिए समझते हैं कि उस मोड़ तक देश पहुंचा कैसे। ये समझना बहुत जरूरी है कि इमरजेंसी कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई सालों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तनाव जमा हो रहा था। एक तरह से एक प्रेशर कुकर बन गया था जो बस फटने ही वाला था। तो इस प्रेशर कुकर में क्या क्या पक रहा था? सबसे पहले राजनीतिक माहौल की बात करते हैं। ठीक है। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिला था। वो एक बहुत ताकतवर नेता थी। फिर टकराव कहां से शुरू हुआ? टकराव शुरू हुआ सत्ता के दो सबसे बड़े केंद्रों के बीच, सरकार और न्यायपालिका। अच्छा। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट सरकार के कई फैसलों को संविधान के खिलाफ पा रहा था, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला हो या प्रिवी पर्स खत्म करने का। तो कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा था? कांग्रेस और उनके समर्थकों को लगने लगा था कि अदालतें, मतलब ये पुरानी सोच वाली रूढ़िवादी संस्थाएं हैं जो गरीबों के भले के लिए उठाए जा रहे कदमों में रोड़ा अटका रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ विपक्ष को लग रहा था कि सरकार लोकतंत्र की आड़ में सारी ताकत प्रधानमंत्री के हाथों में समेट रही है। मतलब सरकारी ताकत को व्यक्तिगत ताकत में बदला जा रहा था। हाँ, उन्हें यही डर था। तो एक तरफ गरीबों की हितैषी सरकार का नैरेटिव था और दूसरी तरफ लोकतंत्र खतरे में है। कटराव बढ़ता ही जा रहा था। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर तो अर्थव्यवस्था का सीधा असर पड़ता है। वहां क्या चल रहा था? वहां हालात बहुत खराब थे। 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा तो दिया गया, लेकिन गरीबी हटने के बजाय और बढ़ गई। और इसकी वजह भी कई थी। हाँ, कई वजहें थी। पहले तो बांग्लादेश संकट की वजह से लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत आ गए, जिसका बोझ हमारी पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान के साथ जंग हुई, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को मिलने वाली सारी मदद रोक दी। और इसी बीच वो अंतर्राष्ट्रीय तेल का झटका भी तो लगा था। हाँ, उसी दौरान अरब देशों ने तेल की कीमतें कई गुना बढ़ा दी। इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे और हर चीज महंगी हो गई। कितनी महंगाई, कोई आंकड़ा है हमारे पास? हमारे स्रोत बताते हैं कि 1973 में महंगाई दर 23% थी और 1974 तक ये 30% पर पहुंच गई। 30%? आज के जमाने में 7-8% महंगाई हमें परेशान कर देती है। 30% का मतलब तो था कि घर चलाना लगभग नामुमकिन हो गया होगा। एकदम नामुमकिन। औद्योगिक विकास रुका हुआ था, बेरोजगारी चरम पर थी। और सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक रोक दिया था। हाँ, जिससे वो भी नाराज हो गए। रही सही कसर 1972-73 के खराब मॉनसून ने पूरी कर दी, जिससे अनाज का उत्पादन 8% घट गया। तो देश में आर्थिक और राजनीतिक बेचैनी का एक तूफान तैयार हो रहा था, और इस तूफान का केंद्र बने गुजरात और बिहार के छात्र। हाँ, जनवरी 1974 में गुजरात में छात्रों ने खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों और हॉस्टल के मेस के बढ़ते बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। एक छोटा सा मुद्दा था, लेकिन उसने दबे हुए गुस्से को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। जल्द ही इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो गईं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन गया। हालात इतने बिगड़े कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और कांग्रेस ओ के बड़े नेता मोरारजी देसाई ने नए चुनाव की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया। हाँ, अनिश्चितकालीन अनशन। सरकार पर भारी दबाव था और आखिरकार जून 1975 में गुजरात में चुनाव हुए और कांग्रेस बुरी तरह हार गई। विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्हें एक सफल मॉडल मिल गया था। सही कहा। तो क्या बिहार में भी यही कहानी दोहराई गई या वहां के आंदोलन का चरित्र कुछ अलग था? बिहार की कहानी गुजरात जैसी ही शुरू हुई, लेकिन उसका अंजाम और भी बड़ा हुआ।
मार्च 1974 में वहां भी छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। वही मुद्दे थे। हाँ, मुद्दे वही थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने आंदोलन का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को बुलाया। जेपी तो उस समय तक सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, एक सम्मानित गांधीवादी नेता थे। हाँ, और इसीलिए उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। जेपी इस शर्त पर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए माने कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहेगा और सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। हाँ, बल्कि पूरे देश में फैलेगा। और उन्होंने इसे एक ऐसा नाम दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, इसका मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। जेपी का मानना था कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जैसे नारे गूंजने लगे थे। हाँ, ये सरकार के लिए एक सीधी चुनौती थी। और इसी दौर में कांग्रेस की तरफ से भी एक बहुत मशहूर नारा आया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरुआ का नारा। तो आप देखिए, देश दो ध्रुवों में बंट चुका था। और इसी माहौल में एक और बड़ी घटना हुई, 1974 की रेल हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई वो हड़ताल। बिल्कुल, रेलवे कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। सोचिए, अगर देश की नसें यानी रेलवे ठप हो जाए तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था पूरी तरह रुक जाने का खतरा था। हाँ, और सरकार ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया। हड़ताल को अवैध घोषित किया, हजारों नेताओं को गिरफ्तार किया। और 20 दिनों के बाद बिना किसी समझौते के ये हड़ताल खत्म हो गई। हाँ, पर इसने सरकार और विपक्ष के बीच कड़वाहट को और बढ़ा दिया। तो लड़ाई सड़कों पर थी, छात्र आंदोलन कर रहे थे, कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन असली नॉकआउट पंच तो कहीं और तैयार हो रहा था, अदालतों में। सही कहा। न्यायपालिका के साथ संघर्ष इस कहानी का सबसे अहम मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दे चुका था। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे, ये केशवानंद भारती केस और संविधान का मूल ढांचा क्या था? इसे ऐसे समझिए कि संविधान एक इमारत है। संसद उस इमारत में कमरे बदल सकती है, दीवारें रंग सकती है, फर्नीचर बदल सकती है, लेकिन वो उस इमारत की नींव नहीं तोड़ सकती। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसी चीजें संविधान की वही नींव हैं जिसे मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। और सरकार इस फैसले से खुश नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सरकार को लगा कि ये उसकी ताकत को सीमित करने की कोशिश है, और इसका असर तुरंत दिखा। कैसे? 1973 में इस फैसले के ठीक बाद सरकार ने 3 वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज करके जस्टिस A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। और ये तीनों वही जज थे जिन्होंने मूल ढांचे के हक में फैसला दिया था। हाँ, यहीं से प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही की बातें शुरू हुई। मतलब सरकार ऐसे जज और अफसर चाहती थी जो उसकी विचारधारा से सहमत हों, जो हाँ में हाँ मिलाएं। सरल भाषा में कहें तो यही। और फिर आया वो फैसला जिसने सारे समीकरण बदल दिए, 12 जून 1975। एक तारीख जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 1 मिनट, मतलब देश की प्रधानमंत्री का चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया गया। ये तो एक राजनीतिक भूकंप जैसा रहा होगा। भूकंप से भी ज्यादा। इस फैसले का मतलब था कि वो अब सांसद नहीं थी, और अगर वो सांसद नहीं थी तो प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। हाँ, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत दी। वो सांसद बनी रह सकती थी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में वोट नहीं कर सकती थी। तो इसके बाद विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया। उन्हें लगा कि अब निर्णायक लड़ाई का वक्त आ गया है। जेपी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। 25 जून 1975, दिल्ली का रामलीला मैदान। हाँ, वहाँ एक विशाल रैली हुई। उस रैली में जेपी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की, और उन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे सरकार के अनैतिक और अवैध आदेशों को न माने। ये तो सरकार के लिए सीधी चुनौती थी। इसे तो विद्रोह के लिए उकसाना माना जा सकता है। और सरकार ने इसे ऐसा ही देखा। उसे लगा कि अब उसके खिलाफ एक साजिश हो रही है और देश में अराजकता फैल जाएगी। और सरकार की प्रतिक्रिया थी इमरजेंसी। 25 जून 1975 की रात। उस रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर
इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की। और राष्ट्रपति ने तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और ये सब इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। आधी रात के बाद दिल्ली के सभी बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। हाँ, ताकि अगली सुबह कोई खबर न छप सके। सुबह होने तक विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेपी, मुरारजी देसाई, वाजपेयी जी, आडवाणी जी सब गिरफ्तार किए जा चुके थे जब सब कुछ हो चुका था। तो व्यवहार में इमरजेंसी का मतलब क्या था? अगले 18 महीनों तक एक आम नागरिक की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा? इसका असर बहुत गहरा और भयानक था। सबसे पहले तो लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। सारे विरोध प्रदर्शन रुक गए, हड़तालों पर पाबंदी लगा दी गई। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रेस पर वो सेंसरशिप लगा दी गई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। मतलब कुछ भी छापने से पहले सरकार से पूछना पड़ेगा? हाँ, एक सरकारी अफसर से मंजूरी लेनी पड़ती थी। और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। मौलिक अधिकार निलंबित होने का मतलब क्या है? इसका मतलब था कि अब आपके पास बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी, ये सब नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार आपको बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर ले तो आप अदालत भी नहीं जा सकते थे। और सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून का बहुत इस्तेमाल किया। हाँ, बेतहाशा इस्तेमाल किया और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को महीनों सालों तक जेल में डाल दिया गया बिना ये बताए कि उनका जुर्म क्या है। इस मुश्किल वक्त में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही? यहाँ भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शायद सबसे अंधकारमय पलों में से एक आता है। अप्रैल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। एडीएम जबलपुर केस। हाँ, कोर्ट ने सरकार की इस दलील को मान लिया कि इमरजेंसी के दौरान सरकार नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी छीन सकती है। क्या कह रही हैं? मतलब सरकार चाहे तो किसी की जान भी ले ले और आप अदालत नहीं जा सकते। इस फैसले का मतलब यही था। इसने नागरिकों के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन विरोध की कुछ आवाजें तो उठी होंगी। हाँ, कुछ विरोध भी हुए। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने पद्म पुरस्कार लौटा दिए। कई पत्रकारों ने भूमिगत होकर काम किया। और इसी दौरान संविधान में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए। 42वां संशोधन। हाँ, उसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। और एक संशोधन ये भी था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनावों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, ये एक तरह से संविधान को सरकार के हिसाब से मोड़ने की कोशिश थी। तो 18 महीने के इस अंधेरे के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने अचानक चुनाव कराने का फैसला क्यों किया? क्या उन्हें लगा कि वो जीत जाएंगी? शायद उन्हें अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर भरोसा था कि माहौल उनके पक्ष में है। वजह जो भी हो, ये फैसला विपक्ष के लिए एक जीवन दान था। और ये चुनाव इमरजेंसी पर एक जनमत संग्रह बन गया। हाँ, जेल से रिहा होते ही सभी विपक्षी नेताओं ने मिलकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया, जिसका नेतृत्व जेपी ने स्वीकार किया। उनका एक ही नारा था, लोकतंत्र बचाओ। और नतीजे चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले से भी ज्यादा। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हारी और बुरी तरह हारी। सिर्फ 154 सीटें मिली। हाँ, जबकि जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 542 में से 330 सीटें मिली। एक तरफा जीत थी। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी चुनाव हार गए। लेकिन ये हार पूरे देश में एक जैसी नहीं थी। उत्तर और दक्षिण भारत के नतीजों में बहुत बड़ा फर्क था। ये बहुत दिलचस्प बिंदु है। उत्तर भारत में तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, एक भी सीट नहीं। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। हाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया। ऐसा क्यों? उत्तर और दक्षिण में इतना फर्क क्यों था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी इमरजेंसी की ज्यादतियां, खासकर संजय गांधी के नेतृत्व में चलाया गया परिवार नियोजन का कार्यक्रम, जिसमें लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। और दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए गए। बिल्कुल, इस क्रूरता का असर सीधा उत्तर भारत की आम जनता पर पड़ा था, जबकि दक्षिण भारत में इसका प्रभाव उतना भयानक नहीं था। इसलिए उत्तर में गुस्सा ज्यादा था। तो आखिरकार इस पूरे दौर से, इस बुरे सपने से भारत ने क्या सबक सीखे? कई अहम सबक मिले। पहला और सबसे बड़ा सबक ये था कि भारत की जड़ों से लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे ही मौका मिला लोगों ने वोट की ताकत से लोकतंत्र को वापस बहाल कर दिया। दूसरा बड़ा सबक ये था कि व्यवस्था में सुधार किए गए। इमरजेंसी लगाने के नियमों को बहुत सख्त कर दिया गया। हाँ,
अब आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है और इसके लिए पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी है। और आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए क्या सबक था? नागरिकों को अपने अधिकारों का मूल्य समझ आया। उन्हें पता चला कि मौलिक अधिकार कोई तोहफा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। और इसी के बाद देश में नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठन बने। और चौथा सबक शाह कमीशन की रिपोर्ट से मिला, जिसने बताया कि कैसे पुलिस और प्रशासन सत्ताधारी दल के राजनीतिक हथियार बन गए थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार भी एक सबक थी। वो सरकार अंदरूनी लड़ाई और महत्वाकांक्षाओं की वजह से 28 महीने भी नहीं चल पाई। मोरारजी देसाई और फिर चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार गिर गई। और 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी भारी बहुमत से सत्ता में वापस लौटी। इससे मतदाताओं ने एक और सबक सिखाया कि वे अस्थिर और आपस में झगड़ने वाली सरकारों को सजा देते हैं। हाँ, उन्हें एक स्थिर सरकार भी चाहिए। इस पूरे दौर की एक और विरासत थी। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट गई, वहीं दूसरी तरफ गैर कांग्रेसवाद की राजनीति हमेशा के लिए मजबूत हो गई। बिल्कुल। और 1977 के बाद ही पिछड़ी जातियों के कल्याण का मुद्दा भारतीय राजनीति के केंद्र में आया, जिसकी वजह से जनता पार्टी सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए जो आज भी दिखते हैं। हाँ। अंत में हमारे स्रोत एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं। इमरजेंसी सिर्फ एक संवैधानिक संकट नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा एक राजनीतिक संकट थी। संविधान बनाने वालों ने ये भरोसा किया था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक नियमों का पालन करेंगे, लेकिन इमरजेंसी ने दिखाया कि इस भरोसे का दुरुपयोग भी हो सकता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर आज भी बहस जारी है। एक संसदीय लोकतंत्र में संस्थाओं के जरिए काम करने और सड़कों पर जनता के विरोध प्रदर्शनों के बीच सही संतुलन क्या है? एक लोकतंत्र में विरोध करने की आजादी की सीमाएं क्या होनी चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों को आलोचना को किस हद तक बर्दाश्त करना चाहिए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब भारत का लोकतंत्र आज भी तलाश रहा है।